इस मुल्क में किस नीयत से आए, इत्फाक क्या हुआ? बताया गया कि अगर वापस नहीं आना हालात बहुत ख़राब। एक पार्टी के लगातार सदर रहे, आपने तो परवेज़ मुशर्रफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जमहूरी था, मैं परवेज़ मुशर्रफ की तरह हुकूमत का तख्ता उलट के नहीं आया था। अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे तो आज सिलेक्शन क्यों होती है? आपकी पार्टी के इलेक्शन नहीं होते? हमने मुतालबा किया है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं अपने माशरे का एक बागी नौजवान था। तो उस वक्त से मुराद ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर की बात? ये उससे भी मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक बाएं बाजू की सियासत से रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता वो माशरा तब्दील हुआ है, वहीं के वहीं। तो मैं ये फ़ख्र से नहीं कह सकूँगा कि हमने कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की सी में। लेकिन आपने अपने नाम का दिया जलाया। हमने बहुत स्ट्रगल की। उस 70 की दहाई में इस यूनियन के लोगों ने एक जज को मारा पीटा। तो जज साहब जो थे वो हर रोज़ हमारे खिलाफ एक फैसले हो रहे थे मजदूरों के खिलाफ। तो ये जुमला हम कह सकते हैं कानून अंधा होता है? कानून अंधा भी होता। इतना खुला तजाद कि आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। देखें ये कौन से हकूक लेने वाली बात है? देखें ये कानून से जज साहब को शराब पीने के ऊपर आपने मारा या नीयत उनकी ख़राब थी इसलिए ऐसा किया? उनके सारे कामों पे मैं, चूँकि मैं एक मुल्क छोड़ने का हामी नहीं था। हामी नहीं थी। आर्मी का रोल जो है वो पाकिस्तान का बाय एंड लार्ज बड़ा नेगेटिव रहा। और सिंध और पंजाब के अंदर आपका जो है वो जागीरदारी माशरा है और शहरों के अंदर इंडस्ट्री आ गई है। आप उस जागीरदारी माशरे को बुरा कह रहे हैं जो उन लोगों का माशरा है जिसको आप अपना लीडर मानते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का इलाका जिसका आपने सिंध का नाम लिया, तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम होना चाहिए? देखें, पार्लिमानी लाएँ या सदारती लाएँ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कौमी सोच को हम लोगों ने उभारा ही नहीं, कौमी सोच को पनपने ही नहीं दिया। जिस सिस्टम के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारी कौमी सोच नहीं बनी, हम पनप नहीं सके, आप भी दो सिस्टम का हिस्सा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आसिफ अली ज़रदारी, फिर बिलावल। ये वडेरा शाही नहीं है तो और क्या है? देखें जी, वडेरा शाही कोई भी हो, आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पार्टी का सदर बनाया। इलेक्ट हुए या सिलेक्ट हुए? इंतखाबात हुए पूरे बरतानिया के अंदर, हर शहर में बैलेट बॉक्स और इलेक्शन ऑफिस थे। नशा है, जरासीम है, जरासीम में जाते नहीं आप। 2007 में इलेक्शन लड़ा सूबाई असम्बली का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ आपने तवील अरसा गुजारा। उनकी पीपल्स पार्टी में और मौजूदा पीपल्स पार्टी में फ़र्क क्या है? कि वो इस तरह थी जिस तरह एक भट्टी के अंदर से कोई निकल के न लोहा तो कुंदन बनता है। आप ये बात बिलावल भुट्टो के बारे में क्यों नहीं कहते? वो भी तो उनका बेटा है ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार तो ये थे ना कि हमने जागीरदारी निज़ाम का खात्मा करना है, सरमायादारी को ख़त्म करेंगे। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक मौजूदा लॉर्ड मेयर से टिकट छीन कर लिया। लॉर्ड मेयर तो 1 साल के लिए होता है, वो उसके गले में हाथ डालते हैं कि जाके फीते काटो। लाहौर के अंदर आपने कॉलेज बिल्ड किया, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं खित्ता पटवार के अंदर। पटवार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, उस पर काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है किसी स्टेज के ऊपर आके कि 13 साल आपने ज़ाया कर दिए पीपल्स पार्टी के साथ? ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कि कुछ मैं अपने इलाके, अपने मुल्क, अपने लोगों को कुछ दे के जाऊँ। एक वो वक्त है जब आपको पाकिस्तान ने मफरूद बनने के ऊपर मजबूर कर दिया। वसीयत करके जाएंगे कि उसी धरती में दफनाया जाए। पहली जो कड़ी है, सीढ़ी है, वो तो बल्दियाती इलेक्शन है जो आप यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी इलेक्शन लड़ कैसे सकता है? अगर पाकिस्तान में इतने करप्ट सियासतदान है तो एंटी करप्शन का सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते आप? मुझे ये कहा गया है, मैं तो 9 महीने जेल में रहा, 5000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक लोगों को लोन। तब इस तरह का कोई और इदारा नहीं है जिसको पाकिस्तानी लीड कर रहे हो इस तरीके से। यू कैन स्टिल डू इट। दैट्स गुड। आपकी शक्ल और सूरत और जिसामत देख के, मूछें भी देख के मुझे मुस्तफ़ा कुरैशी याद आते हैं। मुशाबत है बड़ी आप। वो भी प्रोग्रेसिव आदमी है बाय द वे। बाप दादा भी सियासत में थे? जी, मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद जो थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग में थे। कितनी शादियाँ की? 2 शादियाँ की थी। पसंदीदा मुसन्निफ कौन है? सिब्ते हसन। तो यकीनन शेर और शायरी तो आती होगी। शायरी से मुझे बहुत, मैंने खुद भी लिखे हैं। वो तो पत्थर है जो गिर जाते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मस्मार हुआ करते हैं। तो यही मेरी सारी ज़िंदगी की दास्तान यही है। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब्रार कुरैशी एक नए गोरखधंधा के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हूँ। नाटिगम आए हैं, रॉबिन हुड का इसको शहर कहते हैं। इस शहर के अंदर हमारे भी बेशुमार रॉबिन हुड बसते हैं जिनको हम एक एतबार से ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी एक वो चीज़ अपनाई जिसको कहते हैं कि खिदमत खाल्क और दूसरों की मदद करना। आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कई साल पहले इस मुल्क के अंदर आए। इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ
तवील अरसा गुजारा, जेलें भी काटी, मज़दूर यूनियन जो थी उसके सदर भी रहे। इसके अलावा इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि नॉटिंघम के अंदर बल्कि बरतानिया के अंदर एक ऐसा कॉलेज बनाया जिसकी एग्जाम्पल जो है वो कहीं भी बरतानिया के अंदर नहीं मिलती। उस कॉलेज का नाम है सिटी कॉलेज नॉटिंघम। यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान खित्ता पठवार के अंदर। 2 मरतबा ये कौंसलर रह चुके हैं कि ये 13 साल किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के ओवरसीज़ में बिलखुसूस बरतानिया के अंदर सदर रहे। इसके अलावा इनके बेशुमार समाजी काम हैं। तो आज के गोरखधंधा में मेरी मुराद मेरा साथ देंगे हसन बुखारी साहब, और इनके साथ काफ़ी पुरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके इनके बरतानिया तक का सफ़र और इनके मुस्तकबिल बारे बेशुमार बातें होंगी, यकीनन आपके लिए कारामद रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? जी कुरैशी सब ठीक। मैंने रॉबिन हुड का जिक्र किया इंट्रो के अंदर, तो मैं चाहता हूँ पहला सवाल ही आपसे ये किया जाए, इस शहर में जो लोग बसते हैं, जैसे आपकी एक ज़ात है उसके ऊपर भी आएंगे, पॉलिटिकल सफ़र है, कारोबारी एतबार से, किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? देखें, ये रॉबिन हुड जो है ये एक लेजेंड है। ये प्रूवन बात तो नहीं है कि वो थे, लेकिन बरतानिया के अंदर, और आपको पता है हॉलीवुड में इन पे फिल्में बन चुकी हैं, तो उनके साथ जो लेगेसी है वो यही है कि वो बादशाह के साथ उन्होंने बगावत की और गरीबों का उन्होंने साथ दिया। अमीरों से वो लेके पैसे गरीबों को देते थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी तो इंस्पायरेशन जो थी ये यहाँ आने से पहले ही, जब मैं पाकिस्तान में था तो उसी वक्त तय हो चुकी थी कि मैं अपने माशरे का एक बागी नौजवान था। मैंने अपने माशरे के अंदर एक बगावत का जो रास्ता अपनाया था कि जब मैं मेरी उम्र बहुत कम थी, 16-17 साल की, तो उसी वक्त से ही कुछ ऐसी किताबें पढ़ी, कुछ ऐसे दोस्तों से वास्ता पड़ा, तो ये मेरा एक ज़िंदगी का मतमए नज़र बना कि मैंने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लानी है। कि उस वक्त हम कहा करते थे बाई ख़ानदानों की हुकूमत। उस वक्त से मुराद ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर की बात? ये उससे भी मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंस्पायर किया 67-68 पे, उसी की बात है। लेकिन उसके बाद हम लोग जो थे कि हमने पाकिस्तानी माशरे को तब्दील करना है। पाकिस्तान की माशरा जहाँ पर गरीब लोग, किसान, मज़दूर, रेडी वाले, घरों के मुलाजम, तो किस तरह उनके हालात साल की उम्र में शुरू हुई, जिस माशरे को आप तब्दील करना चाह रहे थे, मुझे तो नहीं लगता वो माशरा तब्दील हुआ है, वहीं का वहीं है। मैं दुख से कहूँगा कि आज जब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं वापस देखता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, जो मेरे पाकिस्तान के मुझसे छोटे हैं, वो सब हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन के, तो उनके लिए हम क्या माशरा छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं ये फ़ख्र से नहीं कह सकूँगा कि हमने कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ भी करूँगा कि पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुआशरा है जो गरीब और अमीर में उसकी बहुत बड़ी तकसीम है। लेकिन आपने अपने नाम का दिया जलाया। हमने बहुत स्ट्रगल की, हमने बहुत मज़दूरों को ऑर्गेनाइज़ किया, ट्रेड यूनियंस को ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारा जो था कि पाकिस्तान में एक बुनियादी तब्दीली लानी है, जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करना है, सरमादारी निज़ाम को बेहतर बनाना है कि जो तकसीम दौलत है वो इस तरह की हो कि माशरे के गरीब लोगों, तबकों को, दरमियाने तबकों तक जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इधर आके भी इन्हीं चीज़ों ने मेरा जो रहा, जब बरतानिया में पहुँचा तो यहाँ पर भी मैंने आगे लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने इस मुल्क में किस नीयत से आए, इत्तेफाक क्या हुआ? इत्तेफाक तो मेरा ये था कि मेरे ख़िलाफ़ DPR के, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के 9 केसेस थे। अच्छा। इसके अलावा MPO 16 होता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर, उसके थे। और जो है वो हालात बहुत मुनासिब नहीं थे, तो मैं ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जिनेवा में आया शिरकत के लिए, तो इधर ही रह गया, चूँकि वहाँ पर मुझे बताया गया कि अगर वापस नहीं आना हालात बहुत ख़राब हैं। आपने मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर तब्दीली लाने की ये सज़ा काटी कि आप अपने वतन वापस जाने में आपको दुश्वारी हो गई? बहुत दुश्वारी थी, चूँकि उस वक्त वहाँ पर जो कुछ चीदा ट्रेड यूनियन लीडर थे उन्हें कत्ल कर दिया गया था। अच्छा। और मुझे भी कुछ इस तरह के इशारे मिले थे कि आप ज़रा साइड पे ही रहो वरना खैर नहीं है आपकी, क्योंकि मैं मुल्क छोड़ने का हामी नहीं थी। अगर ये सैयद हसन बुखारी जो है पाकिस्तान में ही होते तो जो कुछ आज आपने अचीव किया उसके ऊपर भी हम आएंगे, वो कुछ हो पाता?
देखें, ये एक आदमी की तो बात नहीं होती, लेकिन ये है कि उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ज़िया-उल हक का जब मार्शल लॉ लगा तो उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी कारकुन थे बहुत सारे, सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से, या तो कुछ जेलों में चले गए, कुछ ने मुल्क को छोड़ दिया, और कुछ बाद में जो मिडिल क्लास के लोग थे ऐसे जो अपने आप को इनकलाबी या तब्दीली लाने वाला कहते थे, वो NGOs की नज़र हो गए। NGOs एक बहुत बड़ा बीमारी निकली पाकिस्तान में कि बाहर से पैसा आया, अमेरिका और दूसरे मुल्कों से पैसा गया, और वो लोग जो थे वो जब NGOs में चले गए तो वो अपने आप को उन्होंने मुतमईन कर लिया कि हमारे काजेज़ अच्छे हैं, लेकिन वो आवाम से दूर हो गए। सर, मुत्तहिदा मजदूर महाज जिसके आप चेयरमैन थे, उस 70 की दहाई में इस यूनियन के लोगों ने एक जज को मारा पीटा, इतना खुला तजाद कि आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। देखें, ये कौन से हकूक लेने वाली बात है? देखें, ये कानून जो होता है, कानून की इज़्ज़त और कदर उसी वक्त होती है जब कानून सबको इंसाफ देता है। तो ये जुमला हम कह सकते हैं कानून अंधा होता है? कानून अंधा भी होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा कानून जानबूझकर अंधा बन जाता है, होता नहीं है। और इस केस में ये हुआ था। तो एक मैं आपको बताऊं, वाक़या ये हुआ था कि हमारे केसेस लगे हुए थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस था, रावलपिंडी का एक उमर सन्स लेबॉर्ट्रीज़ का केस था, हैवी फाउंड्री एंड फोर्ज जो की यूनियन थी वो हमारी फेडरेशन के साथ ही उनके केसेस लगे हुए थे। तो जज साहब जो थे वो हर रोज़ हमारे ख़िलाफ़ एक फ़ैसले हो रहे थे मज़दूरों के ख़िलाफ़। हाँ। तो एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आओ, वो पंजाब उसमें ठहरे हुए थे पिंडी में, कि आएँ आपको उनसे मिला के यार बात करते हैं। अच्छा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो जो इंतज़ामिया के लोग थे उनके साथ बैठ के वो शराब भी पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे, कढ़ाई गोश्त। मैं अंदर दाखिल हुआ, जब मैंने वो देखा तो मैं उसी वक्त भागा वहाँ से वापस। मैंने कहा कि अगर रात को ये पार्टी हो रही है तो सुबह फ़ैसला जो है वो तो लिखा जा चुका। ठीक। तो जब मैं वापस आया तो दो सारे साथी जो थे हमारे, उनसे बात की, तो बस लोग नाराज़ हुए। और अगले दिन मैं तो उसमें बराह रास्त तो नहीं शामिल था, लेकिन अगले दिन लोगों को इतना गुस्सा था उन सारे केसेस पे कि अगले दिन जो है मज़दूरों की कुछ टीमों ने जाके वो कोर्ट के अंदर उन जज साहब को शराब पीने के ऊपर आपने मारा, या नीयत उनकी ख़राब थी इसलिए ऐसा किया? उनके सारे कामों पे मैं तो उसमें मैं कह रहा हूँ बराह रास्त शामिल नहीं था, लेकिन बाकी लोग जो कारकुनों ने उनको किया। सर, ये वो मुझ पे केस बना उसका। सैयद हसन बुहारी जो थे, इन्होंने पाकिस्तान में भी जेल काटी मजदूरों के हकूक़ के लिए, मैंने यहाँ पे भी अदालतों का सामना किया। अच्छा, मुल्क कौन सा इंसाफ करने वाला? देखें, यहाँ पर यह है कि इन्होंने कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं बरतानिया के अंदर वो तय की हुई हैं एक आम लेवल पर। तो आम लेवल पर पाकिस्तान में तो होता है कि आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी पैसे दें, पासपोर्ट बनवाना है तो उसके भी। यहाँ पे इस तरह के मसाइल नहीं हैं, यहाँ कम अज़ कम है। फिर बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो कम अज़ कम वो सारी सोसाइटी के लिए एक्सेसिबल है। पाकिस्तान अभी तक हम बहुत पीछे है। पाकिस्तान का सारा माशरा जो है, बलूचिस्तान है तो वो जो इंसानी ज़िंदगी का एक इर्तिका है उसका उस मरहले में है कि वो कबायली माशरा है। सिंध और साउथ पंजाब के अंदर आपका आज भी वहाँ पे, और सिंध और पंजाब के अंदर आपका जो है वो जागीरदारी माशरा है, और शहरों के अंदर इंडस्ट्री आ गई है। आप उस जागीरदारी माशरे को बुरा कह रहे हैं, जो उन लोगों का माशरा है जिसको आप अपना लीडर मानते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का इलाका जिसका आपने सिंध का नाम लिया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पार्टी का सदर बनाया, इलेक्ट हुए या सिलेक्ट हुए? जी नहीं, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वो मैं इस तरह हुआ था कि वो बरतानिया के अंदर, मैं पीपल्स पार्टी में उस वक्त था ही नहीं, एक्टिव नहीं था। अच्छा। मैं इनफैक्ट मैंने कुछ अपनी जो थी बिल्कुल पीपल्स पार्टी में इतना बिल्कुल एक्टिव नहीं था, बल्कि मैं जब ARD बनी थी ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ के मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD, तो मैं उसमें एक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। ठीक। तो उसके बाद ये हुआ कि चूँकि हम जो लोग सियासी कारकुन होते हैं वो सियासत से बस उनको दूर नहीं रह सकते। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये एक तरह का नशा है, जरासीम है, जाते नहीं आपसे। तो वो यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो कुछ दोस्तों ने, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे तारक अयूब और कुछ और दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप खड़े हों। तो हमें कोई, चूँकि बीबी बाहर हैं, मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की लड़ाई हमने लड़नी है, यहाँ रह के
यहाँ पे तो आपको पता है कि बरतानिया की जो आपकी है पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, बहुत बड़ी है। यहाँ पर तो हमने बर्फ़ों में सर्दियों में जाके मुजाहरे किए, जाके जुलूस निकाले। असर हुआ उसका? बिल्कुल हुआ, मैं समझता हूँ बिल्कुल हुआ। और पूरी दुनिया, चूँकि आपको पता है कि सबसे बड़ा जो आपका डियास्पोरा है पाकिस्तानियों का, वो बरतानिया के अंदर है। और ये बहुत पावरफुल बात है कि यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे इंतखाबात हुए पूरे बरतानिया के अंदर, हर शहर में बैलेट बॉक्स और इलेक्शन ऑफिस थे, हर मेंबरशिप की गई और उसके बाद बड़े फेयर इलेक्शन हुए। आप सिलेक्टेड सदर नहीं थे? मैं बिल्कुल मुंतखब होकर आया और दोस्तों ने कहा खड़ा हो गया आया, और उसकी जब आ गया तो फिर मैंने अपना पूरा वक्त दिया। जो हसन बुहारी पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करते रहे, आप खुद 13 साल एक पार्टी के लगातार सदर रहे, आपने तो परवेज़ मुशर्रफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जमहूरी था, मैं परवेज़ मुशर्रफ की तरह हुकूमत का तख्ता उलट के नहीं आया था। आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से आए? मैं बिल्कुल डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आया। अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे तो आज सिलेक्शन क्यों होती है? आपकी पार्टी के इलेक्शन नहीं होते? हमने मुतालबा किया है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। जब ये मेरे बाद इन्होंने अभी जो है वो लोगों को इंस्टॉल किया है पार्टी के अंदर, जो मौजूदा लोग हैं, तो हमने बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। और हालांकि मैं उसमें मेरी बराह रास्त दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब आप 13 साल अपनी ज़िंदगी के देते हैं किसी जमात को, तो फिर फ़िक्र तो होती है। तो मैंने तो कारकुन बहुत नाखुश थे, तो मैंने तो इसके ख़िलाफ़ पूरी मुहिम चलाई कि यहाँ पर इंतख़ाबात कराए जाएँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको चौधरी रियाज जो हैं, उन्होंने पार्टी का सदर बनाया था, उनकी बड़ा किरदार है उनका इसके अंदर, और आपने एहसान फरामोशी की। चौधरी रियाज साहब जो थे वो पार्टी में थे, उस वक्त लंदन के प्रेसिडेंट थे जब मैं आया, तो वो भी मेरे सपोर्टर थे। लेकिन मेरी तो सपोर्ट चौधरी मजीद साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने भी की, जो यासीन साहब बाद में आए उन्होंने भी की, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने भी की, पार्टी के जो चीदा बड़े बड़े लोग थे उन सब ने की। इसकी वजह से थी कि उन सब ने कहा कि भाई मेरा जो सियासी, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो सियासी जमातों में हैं वो सियासी कारकुन नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ आपने तवील अरसा गुजारा, उनकी पीपल्स पार्टी में और मौजूदा पीपल्स पार्टी में फ़र्क क्या है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में मेरी राय ये है कि वो इस तरह थी जिस तरह एक भट्टी के अंदर से कोई निकल के न लोहा तो कुंदन बनता है। बीबी जो थी वो एक कुंदन बन चुकी थी, जिन्होंने मुश्किलात से गुजर कर अपने बाप को शहीद होते देखा, जेलें काटी, मुल्क से बाहर रहीं और मुश्किलात काटी, बच्चों को ले दर दर घूमी। तो बीबी एक इस तरह उन्हें पूरा एहसास था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग, आम लोग कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाना चाहती थी, ऐसा काम करना चाहती थी। वो मैं नहीं समझता कि आज की क़यादत में लोग तो हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, हमारी पार्लियामेंटेरियन जो हैं बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, बल्कि जो दूसरी पार्टियों की आज लीडरशिप आप देख लें, PTI को देख लें, तो जितने अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं वो तो सारे पीपल्स पार्टी से गए, शाह महमूद कुरैशी से लेकर दूसरे लोग वो, तो बाकी पार्टियों में गए पीपल्स पार्टी। लेकिन यह है कि जो बीबी थी वो बीबी थी, बीबी तो कोई और नहीं बन सकता। आपने उनसे कौन सी अच्छी बात सीखी आपने बीबी से? बीबी जो थी, एक तो कारकुनों को हर कारकुन समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ उनके, तो उनकी हर वक्त जो फिंगर होती थी वो पल्स पर होती थी, इज़्ज़त देती थी बहुत। और वो बीबी मुल्क के मसाइल पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, अनथक थी। रात के 12 1 बजे तक हमने उनके साथ काम किया, क्योंकि असल में वो बरतानिया की सदारत तो एक तरफ रह गई ना, क्योंकि वो उस वक्त जब इधर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी उस पर साइन हुए, उस पर जो इधर नवाज शरीफ वगैरह के साथ जो हमने किया था, मिलिट्री उसको कहते हैं मिसाक जमहूरियत पर, तो मैं उसमें शामिल था बीबी के साथ। जो हमारी मीटिंग्स उस वक्त हो रही थी नवाज शरीफ के साथ, मैं उसमें शामिल था, वाजिद शमसुल हसन और मखदूम अमीन फ़हीम साहब, और उसमें मैंने काम किया, सफदर अब्बासी। तो मैं तो मतलब उस वक्त बरतानिया की सदर के अलावा मैं तो बीबी के साथ जो है बहुत करीब मुझे काम करने का मौका मिला। सर, रॉबिन हुड को आप लेजेंड समझते हैं, उससे इंस्पायर्ड भी हैं, कोई एग्जांपल दें जो उस जैसा काम आपने किया हो, किसी की मदद की हो? देखें, सारी उम्र जो है ना वो मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे बारे में लोगों ने कहा था कि ये हमेशा बड़ा होके कुछ बनेगा, ये हमेशा कमज़ोर का साथ देता है।
अच्छा। मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे बारे में उस वक्त ये बात की। फिर ट्रेड यूनियन में चला गया तो मेरी सारी जो लड़ाई थी सारी उम्र वो मजदूरों के लिए और आम लोगों के लिए थी। यहाँ पर आया तो लेबर पार्टी के अंदर मैं चला गया। उसके बाद हमने बरतानिया की लेबर पार्टी के अंदर एक मूवमेंट बनाई, ब्लैक सेक्शन मूवमेंट 80s में। मैं उसका पूरे बरतानिया का वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। और उस मूवमेंट की वजह से पहले 6 एशियन और अफ्रीकन कैरिबियन एमपीज़ जो है, कीथ वैज़ उनमें, बर्नी ग्रांट उनमें, डायन एबर्ट उसमें, पाल बोटिंग जो थे, ये सारे 6 पहले एमपी बने। और वो उस मूवमेंट को हमने कहा कि ब्लैक लोग जो हैं इस मुल्क में उनको भी ऐसे ही राइट्स मिलने चाहिए जो दूसरे लोगों को हैं। तो और आज भी मतलब लेबर पार्टी के अंदर जो है वो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रास रूट ब्लैक लेफ्ट, तो मैं उसका को चेयर हूँ पूरे यूके का। तो वो हमारी जो स्ट्रगल है वो माशरे के अंदर इंसाफ लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, बेहतर तकसीम दौलत के लिए, कि जिसके एक ऐसा माशरा कायम करने के लिए जिसके अंदर जो आम लोग हैं उनको हुकूक मिले। तो यही मेरी सारी ज़िंदगी की दास्तान यही है। आपने इंसाफ की बात की, स्ट्रगल की बात की, 2 बार कौंसलर रह चुके हैं, तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं यहाँ से। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक मौजूदा लॉर्ड मेयर से टिकट छीन कर लिया। ऐसा होता है जी कि लेबर पार्टी के अंदर जो है वो हर जब टर्म ख़त्म होती है तो जमहूरी तौर पर डेमोक्रेटिकली मेंबर चुनते हैं जी का आइंदा हमने किसको खड़ा करना। तो वो उस वार्ड के अंदर जो है मैं जाके खड़ा हो गया तो लोगों ने मुझे वोट दे दिए। मैंने तो वो यहाँ पर ये तो होता नहीं है कि टिकट मैंने तो लिया नहीं था, वो तो लोगों ने वोट मुझे दिया और कहा कि आप लड़ने, चूँकि इस इलाके में काम नहीं होते तो हम चाहते हैं कोई, चूँकि मेरी यहाँ पर रेपुटेशन जो है नॉटिंघम पूरे के अंदर में, जहाँ 2 दफ़ा काउंसलर भी रहा हूँ और मैं दोनों दफ़ा कैबिनेट मेंबर रहा हूँ। लॉर्ड मेयर बनना चाहते हैं? नहीं, लॉर्ड मेयर कुछ नहीं होता। लॉर्ड मेयर तो 1 साल के लिए होता है, वो उसके गले में हाथ डालते हैं कि जाके फीते काटो। वो मेयर इलेक्टेड जिस तरह लंदन का है वो डिफरेंट है, उसके पास पावर होती है। आप कैबिनेट के भी मेंबर है यहाँ? हाँ, मैं 2 दफ़ा कैबिनेट का मेंबर। लॉर्ड मेयर के पास पावर्स नहीं होती। पावर्स नहीं होती, वो मेयर इलेक्टेड मेयर के पास होती हैं जैसे लंदन का। बिल्कुल। शुबा तालीम के साथ आपकी तवील वाबस्तगी है, शायद खुद तो उस लेवल की तालीम को ख्वाब पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने एक बड़ा मुनफरिद काम किया जो मेरे इल्म में है। सिटी कॉलेज ऑफ नॉटिंघम एक मुनफरिद कॉलेज बनाया, लाहौर के अंदर आपने कॉलेज बिल्ड किया, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं खित्ता पटवार के अंदर। ये इतनी मुश्किल काम कैसे प्रपोजल लाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं? तालीम के साथ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है, यहाँ पर मैंने आके MBA किया, उसके पास मैंने PhD का किया। तो PhD भी किया आपने? तो उसके बाद ये था कि तालीम के साथ एक मेरी बुनियादी स्किल्स डेवलपमेंट और एजुकेशन दो, उसके बारे में मेरा एक ईमान है कि जो लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जब तक उनके पास तालीम नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सके, और जिनके पास स्किल्स होंगी, एजुकेशन होगी, वो लोग माशरे में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमने गरीब लोगों को, आम लोगों को, इस मुल्क के हम कहते हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ जो है, उनको अगर हमने जो है एम्पावर करना है या पाकिस्तान के अंदर एम्पावर करना है, तो उसका एक ही हमारा तरीका है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको स्किल्स दें ताकि वो बेहतर जॉबों पे जाके बेहतर ज़िंदगी बदल सकें। और जो मेरा ख्वाब आपने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह एजुकेशन की वहाँ ज़रूरत है इंशाअल्लाह। तो उधर एक तो हम जो है 1987 में हमने 97 में कॉलेज बनाया था लाहौर के अंदर, बैट्स ब्रिटिश एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, जो इस वक्त माशाल्लाह लाहौर के बहुत अच्छे नामों वाले कॉलेजेस में गिना जाता है। ठीक है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार तक स्टूडेंट हर साल उसके अंदर से जाते हैं। और अब मैं अपने इलाके में डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो है वो हम इंशाल्लाह फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की है, वहाँ पर हम पटवार यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है उस पर काम शुरू कर रहे हैं। पहले कॉलेज लेवल से शुरू करेंगे, उसको यूनिवर्सिटी तक पूरा इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो ये एक अपने मुल्क के अंदर जो है उसको मेरे लिए एक ये होगा कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कि कुछ मैं अपने इलाके, अपने मुल्क, अपने लोगों को कुछ दे के जाऊँ। सर, आपने एक मुनफरिद चीज़ ये की कि फ़र्स्ट इंटरप्राइजेस बिज़नेस जिसके आप चेयरमैन भी हैं, इसका भी आपने आगाज़ किया, जो कम अज़ कम बरतानिया की जो 6 काउंटीज़ हैं जिनको हम पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानते हैं, उसके अंदर जितने भी बिजनेसेस होते हैं 50 मिलियन इसका टर्न आउट है जो इन्वेस्टमेंट लोगों को आप लोन की सूरत में देते हैं। कितना फ़ायदा है इन लोगों को? ये 1989 में हमने होम ऑफिस और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के ये इदारे का क़याम किया था, उसके मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ, उसके बाद अभी चेयरमैन हूँ। तो
तो ये बुनियादी ये था कि अपने लोगों को मदद करें कि लोग बिज़नेस में जाएं। लेकिन जब लोग आप बिज़नेस में जाते हैं तो पहली उनको मुश्किलात ये होती हैं जी कि बिज़नेस प्लान नहीं है, उसके बाद उनको होती है कि जी पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, लोन्स नहीं है, एक्सेस नहीं है फाइनेंस में। तो हमने इस इदारे को कायम करके इस वक्त तकरीबन हम जो है वो 5,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक लोगों को लोन्स देते हैं। पाउंड 3 लाख पाउंड तक हम उनको लोन देते हैं और वो तकरीबन नॉटिंघमशायर, लेस्टरशायर, डार्बीशायर, नॉर्थहैम्पटनशायर, पीटरबरा और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड तक, बर्मिंघम तक जो है पूरी उसके एरिया को कवर करते हैं। हमने हज़ारों लोगों को हेल्प किया है और उनको बिज़नेस में उन्होंने स्टार्ट किया हमारे ज़रिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंडिंग की है कि उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया, नई प्रोडक्ट को जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया, नई प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए। तो ये हम लोगों को मतलब है ये एक और प्रॉस्पेरिटी का तरीका है, एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका है कि आप बिज़नेस शुरू करें। और हमने इसमें माशाल्लाह बहुत कम इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी लेड कि जिसको पाकिस्तानी कोई लीड कर रहे हों, पाकिस्तानियों ने बनाया और पाकिस्तानी लीड कर रहे हों और उसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को भी और पूरी कम्युनिटी को, अंग्रेज़ों को और सब उठा रहे हैं। वो बरतानिया में मतलब इस तरह का कोई और इदारा नहीं है जिसको पाकिस्तानी लीड कर रहे हो इस तरीके से। और जो आपने सिटी कॉलेज की बात की थी नॉटिंघम की, तो सिटी कॉलेज भी माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तानी लेड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ, पिछले उसके 27 से 28 साल से उससे वाबस्ता हूँ। और बाकी सारे कामों के अलावा मैंने जो एजुकेशन है उसमें हमारी ब्रांचेस जो है इस वक्त डार्बी में, लेस्टर में, बर्टन ऑन ट्रेंट, स्टोक ऑन ट्रेंट, नॉटिंघम के अंदर जो है वो माशाल्लाह बहुत कामयाब इदारा है। और वो हम लो लेवल से लोगों को एजुकेट करते हैं। तो वो ये नहीं कि जी हाँ देखें हाई लेवल तो बरतानिया में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और माशाल्लाह मौजूद है। तो हम लोगों को उन लोगों को लेके आते हैं जो किसी वजह से एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, तो हम उनको दोबारा लेके आते हैं कि आओ कोई देर नहीं है, कम ऑन यू कैन स्टिल डू इट। दैट्स गुड। हसन बुखारी साहब 13 साल पीपल्स पार्टी में रहना, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स करना, एजुकेशन के शुबे में आना, जेलें काटना, सारी चीज़ें करना, ये कितना खुला तजाद है कि यहाँ पे 2 बार कौंसल रहे, एजुकेशन को प्रमोट किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रहे हैं, कॉलेजेस पहले से बनाए, लोगों के बिज़नेस प्रमोट किए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है किसी स्टेज के ऊपर आके कि 13 साल आपने ज़ाया कर दिए पीपल्स पार्टी के साथ? मैंने आपसे कहा था कि जो सियासी कारकुन होते हैं वो चूँकि पाकिस्तान के अंदर में हमेशा एक अंदर आग रहती है कि हम कुछ करें। चूँकि मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ, उस धरती से प्यार है और वसीयत करके जाएंगे कि उसी धरती में दफनाया जाए, तो उससे हम लोग पीछे नहीं रह सकते। हमारी ये एक ज़रिए है पॉलिटिक्स करना इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तानी के अपने वतन के साथ जुड़े रहें, वतन के साथ। और सियासत में तो शुरू से मेरा वो रहा तो, और उसमें मुझे इस बात पर जो है वो बिल्कुल दुख नहीं है कि मुझे जो है देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी रहनुमा और लीडर के साथ इतना करीबी काम करने का मौका मिला। जब वो पाकिस्तान गई तो मैं उनके साथ गया, वहाँ पर जो उनके साथ हादसे हुए जहाँ जहाँ पे आया तो मैं तकरीबन उधर ही था। तो वो उस हवाले से जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, चूँकि मेरा तलक बाएं बाजू की सियासत से रहा है, तो उस हवाले से मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ भी हुए थे कि तुम पीपल्स पार्टी में चले गए और ये तुमने अपने सारे उसूल छोड़ दिए। तो इतने पार्टी लीडरशिप के साथ क्लोज थे, यहाँ पे कौंसल तो बन गए, कभी ये ख्वाहिश नहीं दिल में जागी कि आप पाकिस्तान में जाके MNA भी बने? मैंने 2007 में इलेक्शन लड़ा सूबाई असम्बली का। अच्छा। अपने हल्के से लड़ा और इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैंने एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा। लेकिन असल में उसमें ये मैं इलेक्शन लड़ने के बाद जो है उस वक्त तो शौक़ था, बीबी ने कहा इनफैक्ट कि जाओ लड़ो, बल्कि वो पिंडी के लिए कह रही थी, तो मैं इतना उस वक्त टाइम नहीं इधर था और वक्त नहीं दिया था, तो मैंने कहा नहीं मैं अपने इलाके से लड़ लेता हूँ। मुझे पता था वहाँ बड़ा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वो। लेकिन ये है कि जब लड़ने के बाद एक एहसास में जो हुआ कि जब हम इधर रहते हैं तो फिर हम पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना जो है ये ज़्यादती है, वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती है। या तो मैं इधर से बिल्कुल बोरिया बिस्तरा लपेट के चला जाता और फिर ठीक है, फिर ठीक। तो ये इधर रह के उधर जो हम करते हैं ना, तो आपको अपनी तो अना को सुकून मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आप कहते हैं कुंदन भट्टी से बन के एक हीरा निकला सियासी जिसकी अच्छी तरबियत थी, आप ये बात बिलावल भुट्टो के बारे में क्यों नहीं कहते? वो भी तो उनका बेटा है ना। बिलावल भुट्टो जो है वो अभी स्ट्रगल तो उन्होंने, तकलीफ़ें तो उन्हें देखी हैं। उन्होंने उनकी कम उम्र में देखा कि उनकी माँ जो है उनको शहीद कर दिया गया और उन्होंने मुश्किलात देखी हैं, और अब वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बड़े सरगर्म हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज्यों-ज्यों वो हालात से गुज़रेंगे, सीखेंगे
पॉलिटिक्स को, रियल पॉलिटिक्स को। और एक बात जो कभी कभी कहते हैं उससे मुझे हौसला होता है, कभी कभी वो कहते हैं कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अफ़कार थे उनको पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफ़कार तो ये थे ना कि हमने जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करना है, सरमायादारी को ख़त्म करेंगे, हम पाकिस्तान के गरीबों को हमने एम्पावर करना है। तो अगर ये कोई भी लीडर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये काम करता है तो यही करने वाला काम है, और तो बाकी तो सब बातें हैं। आप उस मुल्क के लिए इतनी कुछ चीज़ें करते रहे, एजुकेशन हो या बाकी चीज़ें हो, इलेक्शन भी जाके कंटेस्ट किया। एक वो वक्त था जब आपको पाकिस्तान ने मफरूद बनने के ऊपर मजबूर कर दिया। उस मुल्क की कौन सी चीज़ ऐसी आज भी देखते हैं जो आप ज़ाती तौर पे चाहते कि काश मैं होता तो इसको मैं ठीक करता? देखें, पाकिस्तान में आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, चूँकि बेसिक वहाँ पे देखें, हम जब कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब था पाकिस्तान बनाने का, उन्होंने कहा था कि अगर हम उनका जो सोच थी कि अगर हम हिंदुस्तान, एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हैं तो मुसलमान एक तो 10% पॉपुलेशन का थे, दूसरा जो थे वो एजुकेटेड नहीं थे, कॉमर्स में नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनका ख्याल था कि ये वो पिसी हुई एक अक़लियत बन जाएंगे अगर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हैं। तो अलग मुसलमानों का मुल्क होगा तो हमें एक खुशहाल माशरा कायम करेंगे, एक लिबरल और प्रोग्रेसिव माशरा कायम करेंगे जहाँ पर सब लोग जो है उसका उनका स्टेक होगा। तो उनमें से तो कोई बात भी आज तक नहीं हो सकी। कायद-ए-आज़म का वो ख्वाब अधूरे का अधूरा रहा। कसूरवार कौन है इसका? कसूरवार इसमें समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की रूलिंग क्लासेस हैं, पाकिस्तान के रूलिंग, एक तो हमारा जो इकनॉमिक सिस्टम है वो गलत है, पावर जो है वो जागीरदारों के पास है। जो नए सरमायादार पाकिस्तान बनने के बाद बने, हुकूमत से लोन लेके या बैंकों से लेके, उनके पास तो कुछ नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने भी वो अपने आप को ही बड़ा किया, मुल्क के लिए बहुत कम किया। फिर उसके साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी का रोल जो है वो पाकिस्तान का बाय एंड लार्ज बड़ा नेगेटिव रहा। जो बार बार मार्शल लॉ लगाना, जमहूरियत के सफ़र को रोकना और पीछे से बह के चीज़ों को कंट्रोल करना, तो ये सारे जो काम थे। जो मजहबी तबका है, हमारे जो रिलीजियस तबके हैं, उनका बहुत जो है वो नेगेटिव रहा। उन्होंने भी हमेशा मज़हब को आके इस तरीके से लागू करने की कोशिश की कि कभी गरीबों के लिए नहीं बोले, एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ नहीं बोले, तो लेकिन आके अपना वो शोर मचा के तो वो कर लेते हैं। अगर रूलिंग एलीट क्लास जो थी वो कसूरवार है, हमारा इकोनॉमी का सिस्टम ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, मार्शल लॉ भी हमारा बुरा है, तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम होना चाहिए? देखें, पार्लिमानी लाएं या सदारती लाएं, सदारती भी आप लाएंगे तो कहेंगे जी वो वोट लेगा सदर, तो वोट देने वाला कौन है? तो जो जमहूरियत का इशू है पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर आज भी मैच्योर जमहूरियत है। उसकी 3 बड़ी वजह हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, आज भी आपका जो मेजॉरिटी आपके लोग हैं वो उनके पास तालीम नहीं है, तो अच्छे बुरे का पहचान कैसे होगी? उसके बाद आपका जो फ्यूडल सिस्टम है, जागीरदारी निज़ाम है, उसके अंदर तो ये होता है कि उनके जागीरदारों के कब्ज़े में होते हैं थानेदार भी, पटवारी भी, तहसीलदार भी। वहाँ पे जो वोट हैं वहाँ पर वो वोट दिलवाए जाते हैं, वो लोग अपनी चुन के सोच समझ के वोट का इस्तेमाल नहीं होता। और तीसरा जो है वो आर्मी। मैंने वो दौर देखा जब जनरल मुशर्रफ साहब जो थे, मुस्लिम लीग काफ बनी, किंग्स पार्टी बनी, तो किस तरह लोग पार्टी बनाएगी, किस तरह उनको टिकट दिए गए, किस तरह हमारी एजेंसियों ने क्लियरेंस दिया कि इस बंदे को टिकट दे दो, इसको दे दो। तो इन 3 फोर्सेस ने मिल के तो जमहूरियत को नहीं आगे बढ़ने दिया। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है, हम लोग कहते हैं कि जमहूरियत हो, लेकिन हमें हकीकी अवामी जमहूरियत चाहिए, जो लोगों की जमहूरियत हो, जो जहाँ पर गरीबों के नुमाइंदे जाएँ। और तीसरी आखिरी बात जो है कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी इलेक्शन लड़ कैसे सकता है? उसको आपके पास तो करोड़ों रुपए होने चाहिए, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ेंगे। जमहूरियत की पहली जो कड़ी है, सीढ़ी है, वो तो बल्दियाती इलेक्शन है जो आप यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं और जो हमारे मुल्क में नहीं है। और बल्दियाती इलेक्शन को एम्पावर भी नहीं किया गया। उनके पास कौन से जो है, देखें ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, देहाती लेवल पर हो, तहसील लेवल पर हो, उनको एम्पावर ही नहीं किया गया। उनको कि डेवलपमेंट का काम उनका होता है, डेवलपमेंट काम MNAs और MPs का नहीं होता। वो तो आप इस मुल्क में आपका जो पार्लियामेंटेरियन है उसके पास तो एक पेनी फंड नहीं होता, सारे के सारे फंड लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं और लोकल या रीजनल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पाकिस्तान में वो सारे MNAs और MPA करते हैं या सूबाई असम्बली के जो वो होता है वज़ीर आला करता है, और ये दोनों गलत हैं। इस मुल्क में अपने पॉलिटिक्स की कर रहे हैं,
यहाँ पे 40 साल गुजार दिए, यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं उसके अंदर अगर पाकिस्तान में इतने करप्ट सियासतदान है तो एंटी करप्शन का सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते आप? मुझे ये कहा गया है, मुझे इनफैक्ट एक दोस्त हैं आप जैसे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि भाई इस पे जो है वो ज़रूर हमें पढ़ाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ प्रैक्टिकली फ़ाइट करनी चाहिए। जो हमारे NGOs बहुत सारी बन के बैठी हुई हैं और बहुत सारे फंडिंग भी लेती हैं और बात ये करती हैं एंटी करप्शन की, लेकिन क्या किया है प्रैक्टिकली हम लोगों ने? तो ये तो हमें इस बीमारी को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसको अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर माशरा जो है वो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम तरक्की करेंगे? ये तो कौम हम ठीक नहीं है या लैक ऑफ एजुकेशन? नहीं, कौम का कोई कसूर नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर नेशन बिल्डिंग जो है वो हुई नहीं। कायद आज़म चले गए 1 साल बाद, उसके बाद आपने पता वो दींगा मुश्ती शुरू हो गई आपकी पार्लियामेंट के अंदर, कभी सिकंदर मिर्ज़ा और कभी वो और कभी ये। उसके बाद आर्मी ने जो है पहले पीछे बैठ के मुदाखलत शुरू कर दी, फिर 56 में आके मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद जब वो 10 साल गुजर गए, फिर पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, इधर पीपल्स पार्टी और उधर अवामी लीग चले गई, फिर वो 7-8 साल उनको मिले, उसके बाद फिर आर्मी आ गई। तो जो नेशन बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है, हम उससे गुजरे ही नहीं अभी तक। एक कौमी सोच को हम लोगों ने उभारा ही नहीं, कौमी सोच को पनपने ही नहीं दिया। जिस सिस्टम के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारी कौमी सोच नहीं बनी, हम पनप नहीं सके, आप भी 2 सिस्टम का हिस्सा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आसिफ अली ज़रदारी, फिर बिलावल। ये वडेरा शाही नहीं है तो और क्या है? देखें जी, वडेरा शाही कोई भी हो, कोई भी करे, उसका नाम कुछ भी हो, मैं तो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये है कि भाई उन्होंने आके कौम को एक बहरहाल सोच दी, एक बड़ा रेडिकल प्रोग्राम दिया, उन्हें अब बस मौका ही नहीं दिया गया। उसके बाद उठा के उनको आपने लटका दिया, फांसी पर लटका दिया और शहीद कर दिया। तो इसके अलावा जो दूसरी प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी पाकिस्तान में, उनको भी हसन नासर जो थे उनको 60s में जो है शाही किले में शहीद कर दिया गया। और मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को कभी सर उठाने का मौका ही नहीं दिया गया जो हकीकी अवामी जमहूरियत चाहते थे, जो चाहते थे कि जो माशी हमारा सिस्टम है उसके अंदर तब्दीली आए ताकि गरीब लोगों को स्टेक मिले इस कौम और इस मुल्क के अंदर। तो उसमें तो ये जो फोर्सेस हैं जिनको मैं वो पोशीदा फोर्सेस हैं, वो जो खलाई मखलूक भी उसके अंदर है, इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर है, और मजहबी मैं समझता हूँ कि जो हमारी कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और करती हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मेरे मुंह में खाक, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है वो मज़हब बिकता है कि मज़हब के नाम पे आप लगा लो तख्ती और जो मर्ज़ी करते हो। वहाँ पे कुरान मजीद जो है, जो अल्लाह की पाक किताब है, हम उसका सौदा करते हैं। वहाँ पे हम मस्जिद को सौदा करते हैं, वहाँ पे हम इस्लाम का सौदा करते हैं, और इस्लाम के नाम पर सब हम जो गलत काम है पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। किसी को नज़र नहीं आता कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होती है, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि गरीबों की बच्चियाँ जो हैं बैठी हुई हैं और उनके सर पर वो तो कपड़ा जो है ढांपने वाला कोई नहीं है। किसी को नज़र नहीं आता कि 1/3 आपके जो है ना 33% आपके बच्चे हर साल स्कूल नहीं जा सकते। किसी को इन बातों पर परेशानी नहीं है, और ये बातें ना हमारा मीडिया उसको डिस्कस करता है, ना हमारी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर ये डिबेट होती हैं। वहाँ पर और ही एक फ़िल्म चल रही है, एक तमाशा लगा हुआ है, वो चल रहा है, और बातें होती हैं, लेकिन आम जो ज़िंदगी के असल मामलात हैं उन पर तो बात ही नहीं होती। जेल का वक्त जो गुजरा, कोई यादगार वाक़या, कोई दिन, कोई रात? लेकिन जेल के अंदर मैं आखिरी दफ़ा जो मैं 9 महीने जेल में रहा, उस वक्त वो एक सनती तलकाती कमीशन था, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, उसको जो है वो उनके जज उन्होंने बड़े गलत फ़ैसले किए। वो बनाई इसलिए गया था कि उसको क्रश किया जाए ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। तो उसको फिर मज़दूरों ने, तो आपने जो अदालती बात की थी, 2 दफ़ा वाक़यात हुए हैं जिनमें मेरा नाम आया है। तो ये सनती तलकाती कमीशन पर मज़दूरों ने उनके तोड़ फोड़ की दफ्तरों में। तो मैं 9 महीने बेड़ियाँ लगा के जेल में रहा। वहाँ पे मैंने भूख हड़ताल की। जेल के क्या था आपका? जेल के कैदियों के लिए मैंने भूख हड़ताल की, और जेल के अंदर भी रिफॉर्म टाइम जब मैं वहाँ पर था, उससे पहले एक दिन मैं आपको बताऊं, आपके भी शायद जानने वाले हों, मेरे बड़े दोस्त हैं वदूद कुरैशी, आजकल वो मेरे उस्ताद हैं, आजकल वो बड़े जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं। उस वक्त वो तालिब इल्म लीडर थे। तो मैं ट्रेड यूनियन में था, तो हम लोग दोनों हवालात में थे, रावलपिंडी की थाना सदर की। तो मैं बड़ा परेशान था, कुछ हमारे दोस्त बाहर अरेस्ट हो गए, सोच रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा, भी क्या बात है, क्यों परेशान है आप? तो मैंने कहा, यार ये मसला है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया, जिससे मैं बड़ा एकदम से ज़िंदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो पत्थर है
जो गिर जाते हैं टुकड़े होकर, हौसले भी कभी मस्मार हुआ करते हैं। वाह। तो मुझे वो ऐसा एकदम से दोबारा एक ताजगी आई कि वाकई ये तो बड़ी लड़ाई है जो हमने लड़नी है, तो ये तो परेशान होकर तो नहीं मसले हल होते। सैयद कबीले से तल्लक रखते हैं, एजुकेशन के साथ तल्लक है, कुछ किताबें पढ़ते हैं? जी, किताबें पढ़ना मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। मैं हर रोज़ सोने से पहले तकरीबन 1-1.5 घंटा, हालांकि इतना मैं मसरूफ़ होता हूँ सारा दिन, तो हर जो है ना सोने से पहले 1-1.5 घंटा जो है ना मेरे पास पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इंशाल्लाह, और यहाँ पर भी मेरे जो है ना वो बहुत सारी मेरे पास किताबें हैं। पसंदीदा मुसन्निफ़ कौन है? मेरे पसंदीदा मुसन्निफ़ पाकिस्तान में थे सिब्ते हसन। सिब्ते हसन जी, जिन्होंने नवीद फ़िक्र, तहज़ीब का इर्तिका, मूसा से मार्क्स तक बहुत सी लिखी। पाकिस्तान में अच्छी किताबें लिखी कम जाती हैं, मैं माजरत से ये कहूँगा। पिछले एक आई थी, एक रिसर्च बेस्ड बुक आई आपका थी। लेवल बढ़ा है या किताबें अच्छी नहीं है? रिसर्च बेस हक़ाइक़ पर अभी आ रहे हैं, कुछ फिक्शंस वगैरह आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी देखें ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इतने लोगों का 200 मिलियन का, तो वहाँ पर तो बहुत सारी और किताबें आनी चाहिए। एक आई थी बड़ी अच्छी चंद साल पहले, आयशा सदीक़ा ने लिखी थी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें उन्होंने पूरा एक बताया था कि आर्मी का क्या रोल है और किस तरीके से सोसाइटी के अंदर उनका असर है। तो वो है। एक मेरी और पसंदीदा शायरा हिंदुस्तान से हैं, अरुंधति राय, जिन्होंने बहुत बड़े शायर हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एंड उन्होंने एक और लिखी थी, कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी। ये जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, इसके अंदर उन्होंने एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का एक कैरेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको पढ़े। ये हालांकि हिंदू हैं, लेकिन ये बड़ी प्रोग्रेसिव राइटर हैं, और इन्हें तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो इन्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहती, और वेरी आउटस्पोकन, और वहाँ पर जो ज़्यादती होती है उस पर बोलती हैं। फिर यहाँ पर तो मैं बहुत सारा मैंने रोमन एम्पायर पर और यहाँ की इनकी अपनी जो हिस्ट्री है उस पर पढ़ा। सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। आपकी सियासी ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है? बाप दादा भी सियासत में थे? जी, मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद जो थे सैयद शेर आलम शाह, वो जो थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग में थे। अच्छा। ना सिर्फ मुस्लिम लीग में थे, बल्कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग पार्टी के मेंबर थे, पाकिस्तान बनने से कबल। पाकिस्तान बनने से कबल, और उन्होंने मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और जो बड़े बड़े हमारे लोग थे उनके साथ काम किया। वो कायद-ए-आज़म के साथ उन्होंने ढाका, दिल्ली, बम्बे में मीटिंग्स अटेंड की, जेल में रहे, पाकिस्तान की मूवमेंट में बन रहे। उन्हें वो 60 लोगों को पाकिस्तान बनने के हवाले से सोने के तमगे दिए गए, जिसमें उनमें से एक आपके दादा मेरे वालिद थे। अच्छा, आपके वालिद थे? मेरे वालिद शेर आलम शाह। तो वो जो थे, मैं जब छोटा छोटा था, तो वो उस वक्त हमारे घर जो उस वक्त मुस्लिम लीग के लोग आया करते थे, शौकत आज़ाद, मुमताज़ दौला, मेरे घर आते थे। मैं उनकी गोद में खेला है मैंने। वो आखिरी दफ़ा उनकी जो आखिरी थी, वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह का जब इंतखाब हुआ, तो उसमें वो बड़े सरगर्म थे। अयूब खान के ख़िलाफ़ फ़ातिमा जिन्नाह को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन तो इसका मतलब हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपका सियासत में इन सारे कामों में रोल मॉडल कौन है? सियासत में मेरे मुख्तलिफ लोग हैं। पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अपना रहनुमा और रहबर मानता हूँ। इसके अलावा जो मैं नौजवान था, तो मेरे जो आइडल थे वो चे गुवेरा थे। चे गुवेरा? चे गुवेरा, जिन्होंने मतलब कि क्यूबा के रेवोल्यूशन में फेडरल कास्ट्रो के साथ जो था वो बड़ा करीबी काम किया, और बाद में वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, और उसके बाद उन्होंने फिडल से कहा कि भई आप चलाओ क्यूबा, मैंने दुनिया में और मुल्कों में भी जुल्म और ज़्यादती है, मैंने इनकलाब लाना है। तो फिर बोलीविया में वो चले गए, और वहाँ पर अमेरिकन CIA और वहाँ की जो मिलिट्री की थी, उन्होंने उन्हें कत्ल किया। तो वो जब मैं नौजवान था, तो मेरी पूरी दीवार पर उनकी फ़ोटो हुआ करती थी। अच्छा, इतने उनके फ़ैन थे? जी हाँ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो मैं समझता हूँ कि मैं कायद-ए-आज़म को मानता हूँ, और उनका अपना मैं समझता हूँ एक रोल है। सर, कॉन्सेप्ट से अगला स्टेप लेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे कभी? नेशनल पॉलिटिक्स में जी, अभी एक मौका आया था यहाँ नोटिंगम में कि एक हमारे जो MP थे मेरे हल्के के, इस हल्के के, क्रिस लेस्ली, वो उन्होंने लेबर पार्टी छोड़ के अपना कोई अलग ग्रुप बना लिया है,
तो यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन होनी थी और उसमें मुझे तो कम्युनिटी सर्च ने कहा कि आओ, और मेरा ख्याल था, लेकिन उन्होंने, वो लेबर पार्टी ने उसको ऑल वुमेन शॉर्टलिस्ट कर दिया। शॉर्टलिस्ट तो वो यहाँ पे मुश्किल हो गया। अब बाहर में कभी किसी और जगह होता है, लोग चले जाते हैं, जिधर देखा उधर पहुँच गया लेके अपनी CV, तो वो तो मैंने किया नहीं ना। मुश्किल है। मैं तो अपना बैठ के काम करता हूँ। अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मज़ीद क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं? जब तक सांस में सांस है जी, ये जंग जारी है। अपनी जो कुछ हो सके एजुकेशन के हवाले से, लोगों की वेलफेयर के हवाले से, लोगों को मुतहद करने के हवाले से, यहाँ पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। हज़ारों ख्वाहिशें आसी कि हर ख्वाहिश पे दम ख्वाहिश पे दम लेके वो अपनी जो लड़ाई, अपनी जो जदोजहद है जी, वो जब तक जिंदा है वो करते रहेंगे। ऐसी आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? सबसे बड़ी तो यही है जी कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतर एक माशरा कायम हो मेरी ज़िंदगी में, और वहाँ पर आम लोगों के हालात बदले, वहाँ पर पिसे हुए मज़लूम लोगों के हालात बदलें। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें तब्दीली की बजाय कई हवालों से हम लोग पीछे गए। सेहतमंद हैं, मालदार भी हैं, कितनी शादियाँ की? शादी तो जो है वो मेरे 2 शादियाँ की थी। उसमें मेरे 3 बच्चे हैं, एक में से, और 2 बेटियाँ थी दूसरी में से। दोनों जो है वकील हैं लंदन में, और बेटा एक मेरा जो पाकिस्तान में कॉलेज चला रहा है, एक यहाँ पर है, और बेटी इधर ही काम करती है। बड़ी ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं, ज़ाहिर है पैदा पाकिस्तान में हुए। ये सिलसिला डाइवर्ट हुआ अपनी औलाद के अंदर? जी, मेरे सारे बच्चे जो है, मेरे इनफैक्ट जो सबसे छोटा बच्चा है उसको तो मैंने पाकिस्तान भेज दिया। उसने उधर ही जो है वो लेवल किया, उधर ही A लेवल किया, और फिर यूनिवर्सिटी पे मैं यहाँ पे आया। दूसरा जो है वो यहाँ से माशाल्लाह उसने लॉ किया, और पिछले 12 साल से पाकिस्तान में इधर मिलने भी नहीं आया। बेटी वो खुश हैं, ब्रिटिश बॉर्न हो गए वहाँ पे? बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसका बेटा है, शादी की हुई है, वो मिलने भी नहीं है, 12 साल से आई नहीं। और बेटी मेरी है, वो हर साल जाती है तकरीबन। कभी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश नहीं हुई कि यहाँ से बहुत कुछ हो गया, वापस चलते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं? बहुत चंद साल पहले तो मैं समझता था कि मैं यहाँ से बिल्कुल चला जाऊँगा, और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी जब मौका मिले, ये अब यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जब चलेगा, ये असल में एक बहाना भी है कि मुझे प्रेशर हो जाएगा कि ज़रूर जाऊँ। तो अभी तो ये है कि चले इधर और उधर की बात है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी होगा। कितनी उम्र हो गई है जी? मैं अभी 68। कब रिटायर्ड होंगे? अभी कोई ख्याल नहीं। अभी तो मैं समझता हूँ कि मुझ में है एनर्जी थोड़ी बहुत। पाकिस्तानी सियासत करना, लोकल सियासत करना, फिर बिज़नेस को रन करना, एजुकेशन को चलाना, बिज़नेस इंटरप्राइजेस उसको भी रन करना, इतने सारे काम है, फारग वक्त मिलता है? बहुत कम जी, बहुत कम मिलता है। मिल जाए तो क्या करते हैं जी? मिल जाए तो क्या करते हैं? मिल जाए तो पढ़ता हूँ, और कभी जो है वॉक वगैरह पे चला जाता हूँ। वॉक करने का मुझे बहुत शौक़ है, और दूसरा मुझे बाहर जाने का शौक़ है। मैं तकरीबन यूरोप का सारे ही मुल्क में गया हूँ, हर जगह ही मैंने विज़िट किया है, और अभी जो है वो सेंट्रल एशिया वगैरह का प्रोग्राम है, उधर घूमूंगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी हिस्ट्री है हमारी मुसलमानों की। मेरी अपनी फैमिली की हिस्ट्री उधर से है। आपके जो रोल मॉडल हैं उनका नाम सामने रखूँ, और जो किताबें आपने पढ़ी उनको मैं अगर सामने रखूँ, तो यकीनन शेर व शायरी तो आती होगी। शेरी से मुझे बहुत, मैंने खुद भी लिखे हैं, खुद भी शेर लिखे हैं। खुद भी आज को अपना पसंदीदा शेर सुनाइए। इस वक्त मुझे अपना पसंदीदा शेर तो आपने मुश्किल चलें, कोई भी अच्छा सा सुना दें। मैं आपको एक शेर जो है वो सुना देता हूँ। मेरे जो पसंदीदा शायर हैं ना जी, वो हैं प्रोग्रेसिव जो शायर हैं वही हैं, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ हैं, हबीब जालब हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, तो यही लोग हैं। तो मैं फैज़ का शेर आपको सुनाता हूँ कि तेरे कूचे से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफ़िले, जिनकी राय तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चुके दर्द के काफ़िले। दर्द के काफ़िले। आपकी शक्ल और सूरत और जिसामत देख के, मूछें भी देख के मुझे मुस्तफ़ा कुरैशी याद आते हैं। मुशाबत है बड़ी आपकी। वो भी प्रोग्रेसिव आदमी है, बाय द वे, मैं उससे बहुत मिला हूँ, बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी है। आप उन लोगों में शामिल हैं जो हमारी इस मुल्क में पहली नस्ल थी, अब तीसरी है, बल्कि चौथी आ चुकी है। हमारी उस पहली नस्ल ने अपनी तीसरी जनरेशन में वो चीज़ें डाइवर्ट की जिनसे पाकिस्तान का कल्चर, रिलीजियस पॉइंट और बाकी चीज़ें जुड़ी रहीं। एक लिहाज से की हैं, वो इस तरह है कि भाई ज़ाहिर है जो बच्चा छोटा होता है उसको मस्जिद में हम भेज देते हैं पढ़ने के लिए। घर का माहौल जो होता है वो
वो भी ज़रा बेहतर ही होता है। लेकिन अब ये होता ही है कि उससे भी कुछ मसले, चूँकि जो पहली जनरेशन के पेरेंट्स थे वो खुद एजुकेटेड नहीं थे, तो वो इतनी गाइडेंस जो है मतलब स्कूलों के साथ इंगेज नहीं कर सके। पेरेंटल जो होती है इन्वॉल्वमेंट, उनको उस तरह के गाइडेंस, करियर गाइडेंस उस तरह नहीं दे सके जैसे होनी चाहिए, जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो इस सारे शोबों में मैं समझता हूँ कि अब भी जो है ना उसकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। नाजरीन, ये थे सैयद हसन बुखारी, जिनकी एक तवील जदोजहद है सियासी हवाले से भी, समाजी कामों के हवाले से भी, बिलखुसूस एजुकेशन को इन्होंने बहुत प्रमोट किया। और अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे। ये वो लोग हैं जो मेरे इस प्रोग्राम का एक थीम भी है कि मैं ऐसे लोगों को हाईलाइट करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा, उनकी स्ट्रगल को बाकी लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि उनको पता चले कि ये शख्स सिर्फ पीपल्स पार्टी का 13 साल सदर नहीं रहा, बल्कि ये चीज़ें भी लोगों ने की हैं। और ये मकसद, ये एक वसीला, एक बहाना होता है कि इन लोगों के सामने बैठकर उनकी जो कारकर्दगी है, जो खिदमात हैं, ज़ात से हट कर बाकी लोगों के लिए और मुल्क के लिए, उनको आप लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी दास्तान जुड़ी होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। देखने वालों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो आप बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। ये तसलसल के साथ सिलसिला जारी रहेगा और आपके साथ किसी नए गोरखधंधा में एक मरतबा फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।